हेलो दोस्तों, मैं जेपी आनंद। इस वीडियो में हम लोग महत्वपूर्ण मापन उपकरण देखेंगे और उसका प्रयोग देखेंगे। तो चलते हैं वीडियो की ओर। पहला दिया गया है अल्टीमीटर। तो अल्टीमीटर का प्रयोग जो होता है किसके मापने के लिए होता है? तो उड़ते हुए विमान की ऊंचाई मापने के लिए। याद रखना है, अल्टीमीटर का उपयोग जो होता है ऊंचाई मापने के लिए प्रयोग करते हैं। ए मीटर का प्रयोग जो है विद्युत धारा की तीव्रता मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। ऑडोमीटर, तो ऑडोमीटर जो होता है ध्वनियों की तीव्रता मापा जाता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। एयरोमीटर है। तो एयरोमीटर जो होता है क्या होता है? तो वायु एवं गैसों का भार एवं घनत्व मापा जाता है। तो एयरोमीटर से क्या मापा जाता है? वायु एवं गैसों का भार मापा जाता है। उसके बाद एमिनोमीटर दिया गया। एमिनोमीटर जो होता है वायु की गति और उसके शक्ति मापने का यंत्र है। उसका आगे दिया गया है एक्सीलरोमीटर। तो एक्सीलरोमीटर जो होता है गतिमान वाहन की गति में वृद्धि दर को मापा जाता है। तो एक्सीलरोमीटर बराबर ध्यान रखना है कि किसे मापा जाता है? तो गतिमान वाहनों की गति में वृद्धि की दर मापा जाता है। बैरोमीटर, तो बैरोमीटर से याद रखना है वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। उसके बाद आगे दिया गया है बोलोमीटर। बोलोमीटर जो होता है उष्मीय विकिरण का मापा जाता है। उसके बाद आगे दिया गया है कैलोरीमीटर। देखिए इन सभी जो है आपको जो है किसी न किसी एग्जाम में जो है पूछा गया है, तो आप लोग जो है अच्छा से इसको जो है देखें ताकि जो है आप लोग को जो है याद हो जाए। तो कैलोरीमीटर जो होता है ऊष्मा की मात्रा को मापा गया है। उसके बाद आगे दिया गया है, आगे है बर्नियर कैलिपर्स। तो बर्नियर कैलिपर्स से जो है किसका माप किया जाता है? तो बेलनाकार वस्तुओं के व्यास एवं गहराई मापा जाता है। तो उसके बाद आगे दिया गया है क्रायोमीटर। तो क्रायोमीटर जो होता है निम्न ताप मापा जाता है। याद रखना है, क्रायोमीटर से निम्न तापमान को मापा जाता है। डेंसिटीमीटर, तो डेंसिटी मीटर जो होता है पदार्थ के घनत्व को, तो डेंसिटी से पता चल रहा है, ये घनत्व का इंग्लिश होता है डेंसिटी, तो उससे ही जो पता चल रहा है जो पदार्थ का घनत्व मापा जाता है। फैडोमीटर से याद रखना है समुद्र एवं नदी की गहराई की मापा जाता है। तो समुद्र एवं नदी के गहराई की मापा जाता है फैडोमीटर से, याद रखना है। उसका आगे दिया गया है गैल्वेनोमीटर। तो गैल्वेनोमीटर से याद रखना है क्या चीज़ मापा जाता है? तो विद्युत धारा की प्रबलता मापा जाता है। तो गैल्वेनोमीटर से क्या चीज़ मापा जाता है? तो विद्युत धारा के प्रबलता मापा जाता है। गायरोस्कोप, तो गायरोस्कोप से याद रखना है क्या चीज़ मापा जाता है? तो घूर्णन गति करती हुई वस्तु की कोणीय संवेग मापा जाता है। तो गायरोस्कोप से घूर्णन करती हुई वस्तु के कोणीय संवेग मापा जाता है। उसका दिया गया है ग्रेनेवोमीटर। तो ग्रेवोमीटर जो होता है गुरुत्वीय त्वरण को मापा जाता है। तो ग्रेवोमीटर से क्या चीज़ मापा जाता है? तो गुरुत्वीय त्वरण मापा जाता है। उसका आगे दिया गया है हाइड्रोमीटर। तो हाइड्रोमीटर से जो है वस्तुओं का सापेक्षिक घनत्व मापा जाता है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कितना बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो याद रखना है। हाइड्रोमीटर से जो होता है वस्तुओं के सापेक्षिक घनत्व मापा जाता है। हाइड्रोफोन जल के भीतर जो है उत्पन्न होने वाला ध्वनि को मापा जाता है। तो इन सभी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइग्रोमीटर भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, यह वायु मंडलीय आर्द्रता मापा जाता है। तो हाइग्रोमीटर से आप लोग ध्यान रखिएगा, ये तीन तरह के होता है। एगो हाइड्रोमीटर होता है, ड्रो लगाया हुआ रहेगा, तो उसमें जो होता है वस्तुओं के अपेक्षिक घनत्व मापा जाता है। हाइड्रोफोन रहता है तो जल के भीतर जो ध्वनि उत्पन्न होता है उसको मापा जाता है। और हाइग्रोमीटर से जो है वायुमंडलीय दाब आर्द्रता मापा जाता है। उसके बाद आगे दिया गया है लैक्टोमीटर। तो लैक्टोमीटर से याद रखना है कि दूध की शुद्धता मापी जाती है। तो लैक्टोमीटर से क्या मापा जाता है? तो दूध की शुद्धता मापी जाती है। उसके बाद आगे दिया गया है क्रोनोमीटर। देखिए क्रोनोमीटर से क्या मापा जाता है? तो क्रोनोमीटर से पानी के जहाज़ों में सही समय ज्ञात करने के लिए जो है इसका उपयोग करते हैं। तो क्रोनोमीटर का कहाँ प्रयोग करते हैं? तो पानी के जहाज़ों में सही समय ज्ञात करने के लिए जो है क्रोनोमीटर का प्रयोग होता है। उसके बाद आगे दिया गया है
क्रेस्कोग्राफ, तो क्रेस्कोग्राफ से क्या चीज़ मापते हैं, तो पौधे की वृद्धि एवं दर्शाने वाला यंत्र को मापते हैं। तो याद रखना है क्रेस्कोग्राफ से क्या चीज़ मापते हैं, तो पौधे के वृद्धि दर्शाने वाला यंत्र मापा जाता है। उसका दिया गया है डाइलेटोमीटर। देखिए डाइलेटोमीटर क्या मापा जाता है, तो डाइलेटोमीटर से जो है किसी वस्तु के उत्पन्न आयतन के परिवर्तन को मापने का यंत्र होता है। तो याद रखना है किसी वस्तु से उत्पन्न जो आयतन परिवर्तन होता है तो उसको जो है मापने के लिए जो है डायलेटोमीटर का हम प्रयोग करते हैं। उसके बाद आगे दिया गया है डायनेमोमीटर। तो डायनेमोमीटर जो है इंजन द्वारा उत्पन्न की गई शक्ति के मापने का यंत्र होता है। तो डायनेमोमीटर क्या होता है, तो इंजन द्वारा जो उत्पन्न किया जाता है शक्ति उससे जो है माप करते हैं डायनेमोमीटर से। उसके बाद नेफोस्कोप। तो नेफोस्कोप से हम क्या नापते हैं, तो याद रखना है नेफोस्कोप से जो है वायुमंडल में उपस्थित बादल के गति और दिशा, बादल की गति कितना तेजी से जा रहा है और किस दिशा में जा रहा है उसको मापने के लिए जो है याद रखना है नेफोस्कोप का हम लोग प्रयोग करते हैं। उसके बाद आगे दिया गया है रेडियो माइक्रोमीटर। तो रेडियो माइक्रोमीटर से क्या मापा जाता है, तो याद रखना है ऊष्मीय विकिरण को मापने का यंत्र होता है। तो ये रेडियो माइक्रोमीटर क्या होता है, तो ऊष्मीय विकिरण के मापने का यंत्र होता है। और इन सभी जो है आप लोग को जो अभी जो हम पढ़ा रहे हैं तो ये जो है आपको महेश वर्णवाल के जो एनसीईआरटी का साइंस बुक है तो उनमें से ही जो है एक फिजिक्स का चैप्टर है। तो आप लोग जो है यहाँ से जो है कोई भी एग्ज़ाम जो है मतलब जो है एनसीईआरटी से ही पूछता है। तो आप लोग जो है इन सभी को जो है आपको अच्छी तरह से ध्यान रखना है ताकि जो है आप लोग को जो है कोई भी एग्ज़ाम में जो है आपको जो है हेल्पफुल मिल सके। तो आप लोग ध्यान रखिएगा इस सब प्रश्न को। उसके बाद आगे दिया गया है जो टैकोमीटर। तो टैकोमीटर जो होता है किसी वस्तु के चक्रण गति को मापते हैं। तो टैकोमीटर से क्या मापते हैं, तो किसी वस्तु के चक्रण गति को हम उसे माप करते हैं। उसके बाद इधर देखते हैं क्या दिया गया है। तो इधर जो है इधर भी जो है माप के लिए दिया गया है यंत्र और मापन उपयोग कहाँ होता है इसे, तो देखते हैं रेन गेज या यूडोमीटर। तो रेन गेज या यूडोमीटर का जो है हम प्रयोग करते हैं वर्षा के मात्रा ज्ञात करने वाला यंत्र। देखिए वर्षा के मात्रा को जो हम ज्ञात करते हैं तो रेन गेज से जो है हम लोग जो है ज्ञात करते हैं। तो याद रखना है वर्षा के मात्रा को जो है हम किससे ज्ञात करते हैं, तो रेन गेज से ज्ञात करते हैं। उसके बाद दिया गया है रिफ्रैक्टोमीटर। तो रिफ्रैक्टोमीटर क्या करता है, तो ये पारदर्शक माध्यम अपवर्तनांक ज्ञात करने। देखिए पारदर्शक माध्यम समझते हैं जिससे प्रकाश जो है आर पार हो जाता है तो उसी को हम लोग पारदर्शक माध्यम कहते हैं। तो उसका अपवर्तनांक ज्ञात करने के लिए जो है रिफ्रैक्टोमीटर का प्रयोग करते हैं। उसके बाद आगे दिया गया है सेक्रोमीटर। तो सेक्रोमीटर से जो है हम लोग जो है शर्करा की आर्द्रता मापने का यंत्र होता है। देखिए सेक्रोमीटर क्या होता है, तो शर्करा के सांद्रण की जो होता है उसको मापने के लिए हम लोग जो है प्रयोग करते हैं। कितना जो है गाढ़ापन है और कितना पतला है उसको मापने के लिए जो है हम लोग जो है सेक्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। उसके बाद स्क्रू गेज। तो स्क्रू गेज क्या होता है, तो महीन तारों का व्यास मापने के लिए। देखिए स्क्रू गेज जो होता है महीन तार जो होता है तारों जो होता है उसका व्यास ज्ञात करने के लिए जो है स्क्रू गेज का हम प्रयोग करते हैं। सेक्सटेंस जो होता है ऊंचाई मापने के आने वाला काम यंत्र होता है। देखिए ऊंचाई मापा जाता है सेक्सटेंस से, आप लोग याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है। और आगे बढ़ते हैं स्फेरोमीटर क्या करता है, तो यह किसी सतह की वक्रता को मापने का यंत्र होता है। तो स्फेरोमीटर क्या करता है, तो किसी सतह के वक्रता को मापने का यह यंत्र होता है। उसके बाद आगे दिया गया है स्फैग्नोमैनोमीटर। तो स्फैग्नोमैनोमीटर धमनियों में रुधिर के दाब को मापने का यंत्र होता है। तो रुधिर रक्तचाप को जो है मापा जाता है किससे, तो याद रखना है स्फैग्नोमैनोमीटर से जो होता है रक्तचाप को मापा जाता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं थियोडोलोलाइट। तो थियोडोलोलाइट क्या होता है, योडोलाइट जो होता है ये अनुप्रस्थ
तथा लंबवत कोणों के माप किया जाता है। तो याद रखना है थियोडोलाइट जो होता है ये अनुप्रस्थ तथा लंबवत कोणों का माप जो है इससे किया जाता है। उसके बाद आगे दिया गया है थर्मोपाइल। तो थर्मोपाइल क्या करता है? तो विकिरण तीव्रता को मापने का प्रयोग करता है। तो थर्मोपाइल क्या चीज़ करता है? तो विकिरण तीव्रता को मापने का जो होता है यंत्र होता है थर्मोपाइल। उसके बाद आगे दिया गया है वेंचुरीमीटर। तो वेंचुरीमीटर से हम क्या करते हैं? तो द्रव के प्रवाह को मापते हैं। तो द्रव में प्रवाह जो होता है और उसकी गति जो होता है उससे जो है हम वेंचुरीमीटर से माप करते हैं। उसके बाद आगे दिया गया है लाउड स्पीकर। तो लाउड स्पीकर से हम क्या करते हैं? तो ध्वनि की तीव्रता बढ़ाने का यंत्र होता है। लाउड स्पीकर क्या होता है? तो ध्वनि की तीव्रता बढ़ाने का यंत्र होता है। मैक मीटर। तो मैक मीटर क्या होता है? तो ये जो होता है ध्वनि के वेग के अनुपात में वायु की गति मापा जाता है। तो मैक मीटर से क्या करते हैं? तो ध्वनि के वेग के अनुपात में जो वायुयान की गति होती है उसको जो है माप के लिए जो है हम मैक मीटर का प्रयोग करते हैं। उसके बाद आगे दिया गया है मैग्नेटोमीटर। तो मैग्नेटोमीटर, मैग्नेट से हम लोग जानते हैं जो चुंबक होता है। तो मैग्नेटोमीटर से जो है चुंबकीय क्षेत्र जो है मापा जाता है। तो याद रखना है मैग्नेटोमीटर से क्या चीज़ को मापते हैं? तो चुंबकीय क्षेत्र को मापते हैं। माइक्रोमीटर। तो माइक्रोमीटर से क्या करते हैं? तो अति सूक्ष्म लंबाई को मापने का यंत्र होता है। तो माइक्रोमीटर से क्या होता है? तो अति सूक्ष्म लंबाई का मापने का यंत्र होता है। उसके बाद आगे दिया गया है ओडोमीटर। तो ओडोमीटर क्या करता है? तो वाहन द्वारा जो है तय की गई दूरी को मापने का यंत्र होता है। तो आप लोग जो है याद रखिएगा। और ओडोमीटर जो है इस बार के जो है बीपीएससी में जो है ये पूछा गया है 17वीं बीपीएससी में। तो आप लोग जो ध्यान रखिएगा। उसके बाद ओम मीटर। तो ओम मीटर जो है किससे मापा? ओम मीटर का प्रयोग जो हम कहाँ करते हैं? तो विद्युत प्रतिरोध को जो है मापने के लिए जो है हम प्रयोग करते हैं। उसके बाद दिया गया ओंडोमीटर। तो ओंडोमीटर क्या करता है? तो याद रखना है यह विद्युत चुंबकीय तरंगों को आवृत्ति को माप करने का यंत्र होता है। तो ओंडोमीटर से विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति माप जाता है। उसके बाद पायरोमीटर दिया गया। तो पायरोमीटर से क्या मापते हैं? तो उच्च ताप युक्त पिंड को माप करते हैं। तो उच्च ताप पिंड को युक्त माप क्या करते हैं? तो पायरोमीटर से करते हैं। उसके बाद आगे दिया गया है फोनोमीटर। तो फोनोमीटर से किसका माप करते हैं? तो याद रखना ध्वनि की तीव्रता जो है फोनोमीटर से माप करते हैं। पॉलीग्राफ। तो पॉलीग्राफ से याद रखना है व्यक्तियों के कथन को जांच किया जाता है। तो संदिग्ध व्यक्तियों के कथन को जांच जो होता है पॉलीग्राफ से किया जाता है। रडार। रडार जो होता है दूर स्थित वस्तुओं के अवस्थिति को दर्शाता है रडार से, याद रखना है। उसके बाद आगे दिया गया है रेडियोमीटर। तो रेडियोमीटर जो होता है विकिरण मापक होता है। तो रेडियोमीटर क्या होता है? तो विकिरण मापक होता है। उसके बाद आगे दिया गया है सिस्मोग्राफ। तो सिस्मोग्राफ से जो होता है भूकंपीय तरंगों की तीव्रता मापा जाता है। तो सिस्मोग्राफ से क्या होता है? भूकंपीय तरंगों की तीव्रता मापा जाता है। स्पीडोमीटर। तो स्पीडोमीटर से क्या होता है? तो गतिमान वाहक का गति मापा जाता है। तो स्पीडोमीटर से क्या होता है? तो गतिमान वाहक का गति मापा जाता है, याद रखना है। उसके बाद आगे दिया गया है पाइर हिलियोमीटर। तो पाइर हिलियोमीटर से क्या मापा जाता है? तो सौर विकिरण की मापन किया जाता है। तो याद रखना है सौर विकिरण जो होता है वो विकिरण निकलता है उसको जो है मापने के लिए जो है पाइर हिलियोमीटर का प्रयोग करते हैं। विस्कोमीटर किसका प्रयोग करते हैं? तो विस्कोमीटर में जो होता है इसमें जो होता है द्रव की श्यानता को मापा जाता है। विस्कोमीटर से क्या चीज़ को मापा जाता है? तो द्रव की श्यानता को मापा जाता है। उसके बाद दिया गया है वेव मीटर। तो वेव मीटर क्या करता है? तो विद्युत चुंबकीय तरंग की तरंगदैर्घ्य को जो है मतलब जो है मापते हैं वेव मीटर से। उसके बाद आगे दिया गया है इलेक्ट्रॉन मीटर। तो इलेक्ट्रॉन मीटर जो होता है याद रखना है विभवांतर मापने का प्रयोग करते हैं। और विभवांतर मापने के लिए एक और होता है वोल्ट मीटर, तो उसको भी ध्यान रखना है और इलेक्ट्रॉन मीटर को भी ध्यान रखना है। नीचे दिया गया है
देख लेते हैं नीचे क्या दिया गया है। नीचे दिया गया है सीजीएस पद्धति के अंतर्गत लंबाई को सेंटीमीटर, द्रव्यमान को ग्राम और समय को सेकेंड में मापा जाता है। तो याद रखना है सीजीएस पद्धति के अंतर्गत जो है लंबाई को सेंटीमीटर, द्रव्यमान को ग्राम में और समय को सेकेंड में। अब है चैप्टर यांत्रिकी। यांत्रिकी इंग्लिश में कहा जाता है मैकेनिज्म, तो उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो दिया गया है पहला प्रश्न, प्रक्षेप गति को दीर्घतम परास प्राप्त करने के लिए अधिकतम कितने डिग्री कोण आवश्यकता होता है। तो प्रक्षेप गति को अगर जो हम दीर्घतम परास प्राप्त करना चाहते हैं तो जो 45 डिग्री जो होना चाहिए हमको कोण की आवश्यकता होना चाहिए। अगर हम किसी वस्तु को अगर जो 45 डिग्री से अगर जो फेंकते हैं तो वो जो है बहुत दूरी तक ला जा सकता है, याद रखना है। उसके बाद ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि हम किस डिग्री से जो है हम किसी वस्तु को जो है फेंकेंगे तो वो जो है कभी भी लौट कर नहीं आएगा। वो उसका अगर जो प्रक्षेप गति अगर जो ज़्यादा होगा तो वो जो है 45 डिग्री। तो आप लोग जो है इन तीनों प्रश्न को आप लोग को ध्यान रखना है। उसके बाद आगे दिया गया है, जब मनुष्य नदी के किनारे नाव से बाहर कूदता है तब नाव पीछे की ओर प्रतिक्रिया का कारण है। तो याद रखना है, जब नदी की ओर से अगर जो नदी से बाहर कूदता है तो नाव जो होता है क्रिया जो होता है प्रतिक्रिया वहाँ हो जाता है। मतलब ये जो है गति के तीसरा सब नियम से जो है ये जो है आपको जो है हो जाता है प्रतिक्रिया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, संवेग परिवर्तन की दर किसके बराबर होता है। तो याद रखना है संवेग परिवर्तन की दर जो होता है बल के बराबर होता है। तो आप लोग याद रखिएगा कि संवेग परिवर्तन जो होता है बल के बराबर होता है, F बराबर होता है, याद रखना है P/2m। तो आप लोग ये भी याद रखना है। तो इसके अनुसार जो है संवेग परिवर्तन के दर जो है F मतलब बल के बराबर हो जाएगा। उसके बाद आगे दिया गया है न्यूटन के प्रथम नियम से किसे परिभाषित करता है। तो न्यूटन के जो होता है प्रथम नियम उससे जो है हम जड़त्व के नियम को जो है परिभाषित करते हैं। उसके बाद आगे दिया गया है निच्छालन मशीन का कार्य सिद्धांत जो होता है, ध्यान रखना है जो प्रक्षालन मशीन जो होता है जिसको हम लोग जो है वॉशिंग मशीन कहते हैं, तो ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो याद रखना है अपकेंद्री सिद्धांत पर। अपकेंद्री सिद्धांत मतलब समझिए जिससे जो मशीन कोई भी चीज़ अगर जो अंदर काम करके बाहर की ओर फेंकेगा ना तो आप बाहर की ओर जो बल लगाएगा तो उसको हम लोग जो अपकेंद्रीय बल के रूप में हम जानते हैं। तो याद रखना है, तो बाहर की ओर जो आता है तो याद रखना है जो वॉशिंग मशीन जो होता है अपकेंद्रीय बल के कारण होता है। और इलेक्ट्रॉन का चक्कर जो लगाना जो है याद रखना है अभिकेंद्रीय बल। और याद रखना है मौत के कुआं जो होता है उसमें जो होता है बाहर की ओर लगाना चाहते हैं लेकिन अंदर की ओर होता है, तो दोनों होता है बल, याद रखना है उसमें। उसका सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर फिसलनदान क्यों होता है। तो याद रखना है जो सड़क पर जो होता है की अपेक्षा जो होता है बर्फ में जो होता है कम घर्षण होता है। देखिए बर्फ जो होता है चमकीला सतह होता है, मतलब चिकनी सतह होता है, तो चिकनी सतह होने के कारण जो है आपको जो है वो फिसलनदार जो है वहाँ जो है मतलब जो है अधिक होगा, जिससे जो है हमारा जो घर्षण जो होता है उसमें जो होता है कम होता है। तो घर्षण कम होने के कारण जो होता है आपको जो है वहाँ जो है चलने में कठिनाई उत्पन्न होगा। चाहे किसी भी सतह, याद रखना है अगर प्लेना सतह है मतलब समतल सतह है तो उस पर चलने में जो होता है कठिनाई होता है। क्यों होता है कठिनाई, तो वहाँ घर्षण के कारण, याद रखना है ये भी बात के। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, अब गति या न्यूटन के गति के नियम दिया गया है। तो न्यूटन के गति के 3 नियम होता है, याद रखना है। एगो फर्स्ट नियम दिया गया है जो यदि कोई पिंड विरामावस्था में है तो तब जो है उसी अवस्था में रहेगा तब तक कि जो है उस पर जो है कोई बाह्य बल। देखिए याद रखिएगा कि जब कोई वस्तु अगर ये विरामावस्था में तो वो अपना विरामावस्था में ही जो है रहना चाह रहा है। अब गति में है तो वो गति में ही रहना चाह रहा है जब तक कि हम उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाते हैं।
ध्यान रखिएगा, जब हम फुटबॉल वुटबॉल खेलते हैं तो देखते हैं जो उस पर जो है वो विराम मतलब जो रहता है तो वो गति में ही रहना चाहता है। तो अगर विराम है तो विरामे में रहते हैं। जब तक ला हम उसको जो है, जब तक ला हम अपना पैर से नहीं मारते हैं तब तक ला जो है विराम अवस्था में रहता है। और जब तक ला उसको नहीं रोकते हैं, अगर रुक भी जाता है तो वहाँ सोचिएगा जी हम पैर से रोक दिए हैं, चाहे अपने आप रुक गया है, तो वहाँ ध्यान रखिएगा जो पृथ्वी का घर्षण जो होता है, दो भूभ होता है। जैसे मान लेते हैं फील्ड उल्ड में जो होता है, तो फील्ड उल्ड में जो होता है घास होता है, तो घास के घर्षण के कारण जो वहाँ जो है रुक जाता है। तो ये भी बात ध्यान रखिएगा। तो ये सब जो है प्रथम नियम के अनुसार होगा। अब उसके उदाहरण हम लोग समझ जाते हैं, जो उदाहरण क्या क्या है। तो याद रखना है, जो चलती गाड़ी के रुकने पर उसमें बैठे यात्री आगे की ओर झुक जाता है। तो ये सब जो है मतलब याद रखना है। और पेड़ से टूटकर नीचे गिरना, माने कोई भी चीज़ पेड़ से टूटकर नीचे गिरता है, आम टूटकर नीचे गिरता है झिलते झिलते, तो वो भी जो है कपड़े के डंडे से पीटकर धूल को निकालना। देखिए कपड़ा के मतलब जब कमर उमर जो होता है तो उसमें धूल जो होता है पहले से रहता है। तो जब तक ला उसमें वो तो अस्थाई अपना बनैले है, मतलब स्थिति में है, मतलब जो है वो विराम में है। तो विराम में है तो जब तक ला उस पर हम जब डंडा के व्यवहार प्रयोग नहीं करते, प्रहार नहीं करते हैं, तब तक ला उसका धूल नहीं निकलता है। तो समझिए जो वहाँ जो है वहाँ तीर्थ मतलब गति का जो होता है प्रथम नियम वहाँ लागू होना जरूरी है, तभी जो है वो टूटेगा। अगर आम है तो देखिए आम के जब तक ला हवा नहीं रहेगा, चाहे बाहे बल नहीं लगेगा, तब तक ला जो वो गिर नहीं सकता है। तो याद रखना है, या तो जो है ध्यान रखना है जो चलती हुई गाड़ी को एकाएक रुकना या आगे की ओर झुकना, ये सब जो है इस तरह के जो है बात आएगा तो आपको ध्यान रखना है जो गति के प्रथम नियम के अनुसार मार देना है। अब याद रखिएगा जो गति के प्रथम नियम से किसका परिभाषा मिलता है। तो याद रखना है गति के प्रथम नियम से जो होता है बल का परिभाषा मिलता है। तो ये भी बात आप लोग को याद हो गया होगा, जब गति के प्रथम नियम से किसका परिभाषा मिलता है तो बल का परिभाषा मिलता है। अब बल का परिभाषा क्या होता है तो आठवां के रूप में अगर जो याद करना चाहते हैं तो आठवां में दिया गया जो खींचना और एवं धकेलना जो होता है बल कहलाता है। और 9th का परिभाषा आप लोग को अगर जो याद रखना चाहते हैं तो बल वह बाह्य कारक होता है जिस पर जो है किसी आरोपित बल जो है लगता है, मतलब जो है मतलब उस पर जो है किसी बल लगाते हैं, हम कार्य करते हैं तो वस्तु जो होता है स्थान में परिवर्तन हो जाता है और नहीं तो परिवर्तन होने की चेष्टा होता है। तो वो सब जो है याद रखना है बल का परिभाषा है। तो आगे बढ़ते हैं। अब द्वितीय नियम में किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के सीधा समानुपाती होता है। देखिए इसमें संवेग परिवर्तन की दर याद रखिएगा, बल का जब हम लोग सूत्र याद करते हैं तो F बराबर होता है ma, मतलब द्रव्यमान गुणित त्वरण। तो वहाँ जो होता है क्या होता है, जब तक ला हम उस वो जो F बराबर ma जो हुआ तो उसमें ध्यान रखिएगा जी ये जो है पहले तो याद रखना है कि जे इस समीकरण जो निकला F बराबर ma तो वो जो होता है द्वितीय नियम के अनुसार होता है। एगो हम बताएं अभी तुरंत चर्चा किए थे जो F बराबर जो होता है P बटा में 2m होता है। तो P बटा में 2m होता है। तो यहाँ देख रहे हैं कि जो संवेग में परिवर्तन की दर इस पर जो है लगाए गए बल के जो होता है सीधा समानुपाती, तो जो बराबर में होता है उस समानुपाती होवे करता है, याद रखिएगा। और संवेग परिवर्तन की दर जो होता है बल के अनुदिश होता है, तो याद रखिएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ इसका जो है ध्यान रखना है कि जो इसमें जो होता है इसका नियम के अनुसार जो है उदाहरण क्या होता है ऐसे देखिए। गेंद पकड़ते समय खिलाड़ी जो होता है अपने आप अपने हाथ को खींच लेता है, क्यों? क्योंकि वहाँ जो है चोट लगने से जो है वो जो होता है संवेग में वो परिवर्तन को जो रहा है वो जो है कमी कर रहा है। कमी मतलब अगर जो संवेग में अनुदिश अगर जो नहीं करेगा तो वहाँ अगर जो सीधा अगर जो दिशा अथी करेगा तो याद रखना है कि जैसे अगर जो सीधा करेगा तो जो होता है उसको बहुत कस के चोट लग जाएगा बॉल से। तो इसलिए जो है वो अपना जो है चोट को कमी करने के लिए जो है वहाँ जो है वो अपना जो है पीछे की ओर जो है हाथ खींचते हैं। ये जो होता है इन सभी जो है ध्यान रखना है द्वितीय नियम के अनुसार होता है। उसके बाद दिया गया है तृतीय गति का नियम।
तो तृतीय गति के नियम में प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ध्यान रखना है, ये तृतीय गति के नियम में जो होता है प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होगा। हम क्रिया करेंगे उसका विपरीत परिमाण मिलेगा। तो जैसे गोली चलाते समय जो है बंदूक पीछे की ओर जो है व्यक्ति का हाथ खींचना पड़ता है, तो उस जो होता है धक्का लगता है, तो ये जो होता है कथी के कारण होता है, तो तृतीय गति के नियम के अनुसार होता है। रॉकेट वायुयान की गति, देखिए उसमें रॉकेट देखते हैं जो ऊपर की ओर उसका मिसाइल जाता है, नीचे की ओर जो है उसका हाथी छुड़ता है। चाहे हम लोग जो है नाव से कूदते हैं तो नाव जो होता है पीछे की ओर धकला जाता है, हम लोग आगे चल जाते हैं। तो ये सब जो है क्रिया, प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होता है। तो हम लोग समझ जाएंगे कि ये क्या हो है, तो तृतीय नियम के अनुसार होता है। इसमें संवेग संरक्षण के सिद्धांत भी जो होता है याद रखना है, ये तृतीय गति के नियम के अनुसार होता है। उसके बाद देखते हैं नीचे क्या दिया गया है, नीचे बढ़ते हैं। नीचे दिया गया है ऊर्जा संरक्षण से क्या आशय है। तो ध्यान रखना है, ऊर्जा को न तो विनाश किया जाता है न तो सृष्टि किया, मतलब न तो नष्ट करेंगे न तो उसको सृजन करेंगे। ऊर्जा का जो होता है केवल स्थानांतरण होता है, जैसे इलेक्ट्रॉन के रूप में जो होता है या ताप के रूप में जो होता है कि ऊर्जा का केवल जो होता है, या विकिरण उपकरण के रूप में जो होता है ऊर्जा का स्थानांतरण होते रहता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, ऊर्जा को न तो सृजन किया जाता है और न ही जो है नष्ट किया जाता है, केवल वो जो है एक दूसरे जगह से स्थानांतरण होता रहता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अंतरिक्ष से, अगर आप लोग को यह वीडियो अगर पसंद आ रहा होगा तो मेरे चैनल को कृपया जो है सब्सक्राइब करें, और लाइक नहीं किए तो लाइक बटन दबा दें। तो बढ़ते हैं आगे। अंतरिक्ष से गिरता हुआ पिंड पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने पर क्यों जलता उठता है। तो याद रखना है, घर्षण के कारण जो होता है, वायु के घर्षण के कारण जो होता है ग्रहीय पिंड जो मतलब जो अंतरिक्ष से गिरता हुआ वस्तु जो होता है वो जलते उठता है। याद रखना है, जल उठ जाता है। उसके बाद दिया गया है ग्रहीय पिंडों की परिक्रमण गति, ग्रहों द्वारा सूर्य का परिक्रमण के प्रभावी बल। देखिए ग्रह पिंड जितना होता है, हम अभी तुरंत कहे थे कि जितना सूर्य को चक्कर लगाने वाला जो ग्रह पिंड होता है ना, वो सब जो होता है अभिकेंद्रीय बल होता है। या परमाणु के भीतर भी जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है वो भी अभिकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करता है। दूध मथने वाला, तो देखिए दूध मथ कर जो है दूध से जो है वो अलग क्रीम निकाला जाता है, तो अलग निकालेगा तो अपकेंद्रीय बल। आप लोग की सिंपल बात है, तो याद हो गया होगा। उसके बाद आगे दिए गए वायु की ऊर्ध्वाधर गति को क्या कहते हैं। तो याद रखना है, वायु प्रक्षोभ कहते हैं। तो वायु के ऊर्ध्वाधर गति को जो है हम लोग जो है वायु प्रक्षोभ कहते हैं। उसके बाद रॉकेट का सिद्धांत जो है किस पर कार्य करता है। तो याद रखना है, रॉकेट के सिद्धांत जो होता है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो आप लोग को ये भी बात याद रखना है कि रॉकेट का सिद्धांत जो होता है संवेग संरक्षण के सिद्धांत, या आपको तृतीय गति के नियम के अनुसार जो है आप लोग ये भी बात याद रखिएगा। उसके बाद नीचे दिया गया है पेचकस के ड्राइव पेंच घुमाना और दरवाजे के हत्थे का कब्जे से दूर लगना कौन सा बल होता है। तो याद रखिएगा, ड्राइव पेचकस को घुमाते हैं, चाहे दरवाजा से हाथ से कब्जा लगाते हैं, ये सब जो होता है ये जो होता है बल आघूर्ण का उदाहरण होता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब इधर क्या दिया गया है देख लेते हैं। इधर दिया गया है किसी पिंड के संवेग और वेग के अनुपात के क्या मान होता है। तो याद रखना है, अनुपात के मान को जो है हम लोग जो है द्रव्यमान कहेंगे। अब देखिए कैसे द्रव्यमान आया। तो यहाँ जो है हम लोग जानते हैं जो संवेग बराबर जो होता है क्या होता है। तो संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुने वेग। तो द्रव्यमान गुने वेग मीटर पर सेकेंड होता है। तो इस अगर ये फार्मूला से अगर ये हम लोग जो बैठाना चाहेंगे तो संवेग का ऐसा मात्रा क्या होता है, केजी मीटर पर सेकेंड। तो सेकेंड को हम यहाँ रखेंगे। आगे इसका कह रहा है जे इसका दोनों का अनुपात कह रहा है, तो वेग को हम कहाँ रखेंगे, नीचे रखेंगे। तो वेग को जब हम नीचे रखेंगे तब वेग का क्या होता है, मीटर पर सेकेंड होता है। तो मीटर पर सेकेंड, तो सेकेंड से सेकेंड नीचे कैंसिल, एम से मतलब मीटर से मीटर कैंसिल, तो बच गया हमको क्या, केजी। केजी जो होता है किसका ऐसा मात्रक होता है, तो द्रव्यमान का होता है। तो हम इससे जो है
हम बैठा सकते हैं। याद रखिएगा, अगर आप लोग को अगर जो नहीं समझ में आता होगा तो आप लोग जो है ये SI मात्रक अगर जो याद किए होंगे तो उससे आप जो है बैठा सकते हैं जी क्या निकल कर आएगा से। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। त्वरण ज्ञात करने के लिए सूत्र क्या होता है, तो हम लोग जानते हैं जो A बराबर जो होता है V माइनस U बाई टी होता है, जहाँ A जो होता है त्वरण होता है, V जो होता है अंतिम वेग होता है, और U जो होता है प्रारंभिक वेग होता है, और C जो होता है उसका समय अंतराल होता है। तो त्वरण बराबर हम लोग फार्मूला जान गए जो V माइनस U बाई टी, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा में समय अंतराल। उसके बाद आगे दिया गया है, तेल से अंशतः भरा हुआ टैंकर समतल सड़क पर एक समान त्वरण से जा रही है, तो तेल का क्या होगा मुख्य पृष्ठ, तो उसका जो है मुख्य पृष्ठ जो होगा याद रखना है परवलयी वक्राकार होगा। परवलयी वक्राकार कहने का मतलब कहते हैं जो लंबा लंबा है ना, अंडा आकार के टाइप के जो है उसका जो है होकर सतह जो होगा, तेल का सतह जो होगा वैसा होगा। याद रखिएगा, समतल पर जाता है तब, ऊपर खाबर में अगर जाता है तो ऊपर कभी नीचे ऊपर कभी नीचे होते जाएगा, तो इस ऊपर खाबर में नहीं कहा गया है, समतल पर कहा गया है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, एक समान वृत्तीय गति पर त्वरण सदैव होगा, तो उपस्थित रहेगा। एक समान वृत्तीय गति में ना हमेशा जो है त्वरण होते रहेगा, त्वरण होते रहेगा। त्वरण के मतलब कथी, एक्सेलरेटर। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, किसकी उपस्थिति के कारण ब्लैक बोर्ड तथा कागज पर लिखना संभव होता है, तो घर्षण के कारण। बहुत इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा, अगर जो हम लोग ब्लैक बोर्ड पर जो लिखते हैं या कागज पर लिखते हैं तो वो सब जो होता है घर्षण के कारण होता है। देखते हैं जो हम लोग कलम है, कलम को जो पूरा घर्षण नहीं रहता है, कांच उस पर उगाते तो उगवे नहीं करता है। क्यों नहीं उगता है, क्योंकि वहाँ घर्षण होवे नहीं करता है, तो घर्षण नहीं होने के कारण जो वहाँ नहीं उगता है। तो आप लोग सिंपल सी बात है, याद रखिएगा ये बात के। उसके बाद नीचे बढ़ते हैं, नीचे दिया गया है सरल आवर्त गति के दोलन, सरल आवर्त गति के दोलन में किसका आवश्यकता होती है, तो सरल आवर्त गति के दोलन में जो याद रखना है प्रत्यास्थता एवं जड़त्व दोनों की जो है आवश्यक होना जरूरी है। तो सरल आवर्त गति में जो होता है प्रत्यास्थता एवं जड़त्व दोनों आवश्यक होता है। उसके बाद कमानी तुला किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट, हुक के सिद्धांत पर जो होता है कमानी तुला जो होता है सिद्धांत कार्य करता है। टी बराबर फार्मूला हम लोग जानते हैं जो 4 ई बराबर 4 एप्सिलॉन मतलब समानुपाती है टी के पावर 4, तो याद रखिएगा उसी पर जो है ये कार्य करता है। जब एक कार की गति दुगुनी कर दी जाए तब उसका दुगुनी रोकने से जो होता है ब्रेक बल जो होता है कै गुना हो जाएगा, तो 4 अगर जो हम उसको तो गति को दुगुनी कर देते हैं ना तब ब्रेक बल जो होता है ये 4 गुना हो जाता है। तो आप लोग याद रखिएगा इस सूत्र के अनुसार होता है। तो उसके बाद आगे बढ़ते हैं, जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो याद रखना है रैखिक संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर जो होता है जेट इंजन कार्य करता है। इसमें दिया गया है प्रथम श्रेणी के उत्तोलक, मतलब उत्तोलक जो होता है 3 प्रकार के होता है, एगो प्रथम श्रेणी के उत्तोलक होता है, द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक होता है और तृतीय श्रेणी के उत्तोलक होता है। तो प्रथम श्रेणी के उत्तोलक जो होता है कैंची, हैंड पंप, जो भार ध्यान रखिएगा, भार अगर जो बीच में होगा ना तो वो जो जितना जो भार होगा वो सब बीच में होगा, तो याद रखना है जो वो जो होता है कथी प्रथम श्रेणी के उत्तोलक होता है। तो देखिए कैंची, हैंड पंप, साधारण तुला, ये सब जो होता है पलास उलास जो होता है ये प्रथम श्रेणी के उत्तोलक होता है। तो याद रखिएगा कैंची, हैंड पंप, साधारण तुला और पलास। और उसके बाद द्वितीय श्रेणी के स्रोता, नींबू निचोड़ने वाला मशीन, ये सब जो होता है आपको जो है द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक होता है। तृतीय श्रेणी के स्टेपलर, चिमटा आगे की ओर ध्यान रखिएगा, मनुष्य का हाथ, ये सब जो होता है तृतीय श्रेणी के उत्तोलक होता है। ये सब जो दिया गया है प्रश्न जो है आपको एनसीईआरटी महेश बनवाल के जो किताब है उससे जो है दिया गया है, तो आप लोग जो है बहुत अच्छा से याद रखिएगा ताकि जो है आपको जो है अच्छा तरह से। अब उसके बाद दिया गया है गुरुत्वाकर्षण, तो जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं ग्रेविटी। अब ग्रेविटी के बारे में जानते हैं। देखिए इसमें
जितना दिया गया है एनसीईआरटी में, इससे ही जो है आपको एग्जाम में रहेगा। सोचिएगा कि जो कम हो रहा है डिस्कशन के रूप में, चाहे कम हो रहा है तो वो नहीं सोचिएगा, कहला कि जो इसमें जो दिया गया है वही क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम में हूबहू रहता है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद बढ़ते हैं आगे। दिया गया है पृथ्वी पर पलायन वेग कितना है, तो पृथ्वी पर पलायन वेग जो होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। तो पृथ्वी पर पलायन वेग कितना होता है, तो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। उसके बाद आगे दिया गया है यदि एक चक्कर लगाते हुए अंतरिक्ष यान से एक सेब छोड़ा जाए तो उसकी गति क्या होगी। तो याद रखिए, अंतरिक्ष यान से अगर जो हम सेब को गिराते हैं तो उसकी गति जो होता है गतिमान होगा। क्यों होगा, क्योंकि जो है उससे जो है मतलब जो है गिरेगा तो वहाँ गतिमान तो होबे करेगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया है अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े क्यों नहीं हो रह सकते, तो क्योंकि वहाँ जो होता है गुरुत्वाकर्षण जो होता है, गुरुत्वाकर्षण नहीं होता है। नहीं होने का कारण जो है वो इधर उधर मतलब उपलायित या तो हम लोग कह सकते थे तैरते हुए रहता है। तैरने हम लोग जो है हमारे पृथ्वी पर जो होता है गुरुत्वाकर्षण है, इसलिए जो है हमारा पैर को जो है जब हम पैर उठाते हैं तो पैर को फिर जो है गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा जो है नीचे फिर गिरा लेता है। मतलब ध्यान रखना है। और ऊपर जो होता है मतलब अंतरिक्ष में जो होता है गुरुत्वाकर्षण नहीं होता है, याद रखना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा कृत्रिम उपग्रह गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध कौन सिद्धांत पर कार्य नहीं गिरता है, तो अब केंद्रित पर बल के प्रभाव के कारण जो होता है वो कृत्रिम उपग्रह जो होता है नहीं गिर पाता है, याद रखना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया है एक भूखंड उपग्रह किस बल के प्रभाव से अपना कक्षा में निरंतर गति करता है, तो याद रखें भू उपग्रह जो होता है अपकेंद्रीय बल के प्रभाव से जो होता है अपना कक्षा में निरंतर निरीक्षण करते रहता है। उसके बाद आगे है चंद्रमा की सतह पर पलायन वेग पृथ्वी के अपेक्षा कम क्यों होता है, क्योंकि वहाँ जो होता है चंद्रमा की त्रिज्या जो होता है पृथ्वी की त्रिज्या से कम होता है, इसलिए जो है वहाँ जो है मतलब जो है चंद्रमा के सतह पर जो होता है पलायन वेग का मान जो होता है कम होता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया है भारहीनता की स्थिति किस कारण से होती है, तो भारहीनता की स्थिति जो होता है गुरुत्वाकर्षण जब शून्य हो जाता है ना तब जो होता है भारहीनता हमको महसूस होने लगता है, तो याद रखना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है तो उसकी लड़की खड़े हो जाने पर क्या होगा, आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो आवर्तकाल वहाँ जो होता है कम हो जाता है, याद रखना है। और लोलक की लंबाई जो होता है बढ़ जाने के कारण जो होता है घड़ी जो है गर्मी के दिन में धीमी हो जाती है और जो होता है शीत ऋतु में तीव्र हो जाती है, तो याद रखना है। गर्मी के दिनों में जो होता है जो लोलक की लंबाई बढ़ जाने के कारण जो होता है घड़ी के जो होता है गर्मी में जो होता है धीमे हो जाता है और शीत ऋतु में तीव्र हो जाता है। तो तीव्र होने के कारण देखते हैं कि जो शीत ऋतु में जो होता है हमारा दिन जो होता है क्या होता है कम दिन मतलब कम घंटा लगता है, दिन तुरंत समाप्त हो जाता है, रात जो होता है थोड़ा सा जो होता है उसे अधिक समय लगता है, तो याद रखिएगा। उसके बाद आगे दिया गया है हवा में लोहे और लकड़ी की एक समान भार से गिराया जाए तो समान ऊंचाई से गिरते हैं तो क्या होगा, तो याद रखना है उसमें लकड़ी गेंद के बाद में गिरेगा, तो याद रखना है गेंद जो होता है भार के अनुसार कह रहा है, भार अगर जो नहीं रहता ना तो दोनों जो होता है वहाँ हवा में निर्वात में जब गिराया जाता है तो वहाँ से जो होता है क्या होता है समान गिरता है। लेकिन यहाँ जो है यहाँ समान भार से कह रहा है, यहाँ समान ऊंचाई से भी कह रहा है, तो यहाँ लकड़ी की गेंद जो होता है गेंद के बाद जो है गिरेगा, तो लकड़ी जो होता है गेंद के बाद गिरेगा, याद रखना है। लकड़ी पहले गेंद गिर जाएगा तब जो है लकड़ी गिरेगा। उसके बाद यदि वायु प्रतिरोध को नगण्य करती जाए तो एक समान आकार की लकड़ी लोहा मोम टुकड़े समान ऊंचाई से गिरता है तो सभी एक साथ गिरेगा, तो अभी तुरंत हम बोले हैं कि वायु को जब हम नगण्य कर देंगे तो वहाँ सब जो है एक साथ गिरेगा, उसमें भार उड़ के कोई अथी नहीं होगा रोल। उसके बाद आगे बढ़ते हैं।
पृथ्वी के किस स्थान पर किसी पिंड का भार सर्वाधिक होता है? तो याद रखना है ध्रुवों पर जो होता है किसी पिंड का भार जो होता है अधिक होता है, याद रखना है। उसके बाद आगे दिया गया है पृथ्वी के केंद्र से ध्रुवों की दूरी कम होने के कारण ध्रुवों के स्थित पिंड पर पृथ्वी द्वारा अधिक गुरुत्वीय आकर्षण बल जो होता है आरोपित होगा, इसलिए ध्रुव पर जो होता है पृथ्वी का जो होता है अन्य से अधिक होगा। तो याद रखना है यहाँ जो होता है दूरी कम होने के कारण गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है आरोपित हो जाता है, आरोपित होने के कारण अधिक आरोपित होने के कारण जो होता है वहाँ जो होता है ध्रुव पर जो होता है अधिक होता है, याद रखना है। तो किसी पिंड का भार जो होता है ध्रुवों पर अधिक होता है। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का सिद्धांत किसने प्रतिपादन किया था? तो याद रखना है गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का जो प्रतिपादन किए थे सर आइजैक न्यूटन साहब किए थे। और इसमें जो था गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक इकाई जो होता है F बराबर जो होता है m/m2 बटा में r²। यहाँ g एगो दे देगा तो g एक नियतांक होगा, ये फार्मूला के अनुसार होता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे दिया गया है लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति का भार कब सर्वाधिक महसूस होगा? तो लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति का भार जो है ना कब सर्वाधिक महसूस होगा? तो ऊपर जाते देखते हैं आप लोग अगर जो बैठे होंगे तो आप लोग अगर जो ऊपर जाते होंगे तो बुझाएगा क्या होगा कि जो हमको कोई खींच रहा है, मतलब भार बहुत हो रहा है। आज जब नीचे आते होंगे तो हल्का महसूस आता होगा। तो ऐसा बात देखे होंगे तो कम महसूस होता है नीचे के आने की ओर, ऊपर की ओर जाने के बाद जो होता है अधिक महसूस होता है। उसके बाद तुल्यकारी उपग्रह के परिक्रमण अवधि कितना होता है? तो 24 घंटा का होता है, याद रखना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, यदि पृथ्वी और सूरज के मध्य दूरी दुगुनी कर दी जाए तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा? तो उसका 1/4 भाग हो जाएगा। तो याद रखना है पृथ्वी और सूरज के मध्य दूरी को दुगुनी कर देंगे तो उसका 1/4 भाग हो जाएगा। लोलक की समय अवधि किस पर निर्भर करता है? तो लोलक की लंबाई पर निर्भर करता है। अभी तुरंत हम समझाए हैं कि लोलक की लंबाई गर्मी में जो क्या होता है बढ़ जाता है, इसलिए जो घड़ी जो है धीमी हो जाता है, धीमी होने के कारण दिन का जो है समय जो होता है अधिक हो जाता है। तो अभी तुरंत हम समझाए हैं। उसके बाद आगे दिया गया है पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल यदि अचानक लुप्त हो जाएगा तो क्या होगा? तो पृथ्वी पर स्थित वस्तुओं का भार शून्य हो जाएगा और द्रव्यमान जो है कोई परिवर्तन होगा। तो द्रव्यमान का कोई रोल नहीं होता है, लेकिन भार में जो होता है शून्य हो जाएगा। आपको जो है गुरुत्वाकर्षण नहीं रहेगा तो शून्य पता चलेगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, पृथ्वी की सतह पर जी का मान अधिकतम जो होता है चंद्रमा पर जी का मान अधिकतम जो होता है 1/6 होता है। तो याद रखना है गुरुत्वीय त्वरण का कितना होता है? तो 1/6। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछता है। इससे जो है आपको जो है न्यूमेरिकल भी दिया जाता है फिजिक्स का, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। रेलवे में जो होता है ये न्यूमेरिकल यहाँ से रहता है क्वेश्चन। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, पीसी की पीसी नहीं होना चाहिए, पीसा होना चाहिए। ऐसे पीसा ही है, तो पीसा का हम गलती बोल दिए थे, पीसी पढ़ रहे थे, पीसा ही है। पीसा की झुकी हुई मीनार गिरती क्यों नहीं? इसका क्या कारण है? तो गुरुत्वाकर्षण जो है ऊर्ध्वाधर रेखा में जो है तल के अंदर रहती है। तो याद रखना है ये गुरुत्वाकर्षण जो ऊर्ध्वाधर रेखा में होने के कारण जो होता है, वर्टिकल लाइन होने के कारण जो पीसा का झुकी हुई मीनार जो है नहीं गिर रहा है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, यदि कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसके भार पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो कोई वस्तु को ऊपर की ओर से गिराया जाता है तो उसका भार पर जो होता है भार जो होता है अपरिवर्तित रहेगा। तो कोई ध्यान रखना है, ये ऊपर की ओर से वस्तु से गिराएंगे तो ये निर्वात के चर्चा किया होगा। याद रखना है निर्वात में कोई चीज़ नहीं है तो उसलिए जो वहाँ जो होगा भार में जो होता है कोई प्रभाव। लेकिन ध्यान रखना है ये इधर तो नीचे वाला मतलब हो, जब वहाँ वायु की उपस्थिति है तो वहाँ तो प्रभाव पड़बे करेगा। ज़्यादा वाला भार वाला जो है ज़्यादा जल्दी से गिरेगा, कम वाला कम मतलब देरी से गिरेगा। जब हम भूखंड रेखा से ध्रुव की ओर जाते हैं तो जी का मान क्या होता है? तो ध्यान रखना है भूमध्य रेखा से जब हम लोग जो है ना ध्रुव की ओर जाते हैं तो याद रखना है भार जो मतलब जो होता है जी का मान जो होता है बढ़ते रहता है। ध्रुव पर जो होता है सबसे अधिक होता है, ध्रुव पर जाने के बाद अधिक हो जाता है। अब विषुवत रेखा पर या भूमध्य रेखा या ध्रुव क्या कहता है उसको विषुवत 0 डिग्री पर याद रखना है उन सभी पर जो होता है न्यूनतम होता है। सभी का एक नाम है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, चक्रीय झूले पर झूलते समय व्यक्ति को बाहर की ओर धक्का क्यों महसूस होता है? तो अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत के कारण जो होता है बुझाता है कि जो हम बाहर की ओर खिंचा रहे हैं तो ये जो होता है अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत के पर कार्य करता है।
उसके बाद आगे बढ़ते हैं, विभिन्न द्रव्यमान वाले दो पत्थर एक साथ किसी भी इमारत की छत से गिराए जाते हैं तो कौन सा पत्थर जमीन पर पहले पहुंचेगा। तो याद रखना विभिन्न द्रव्यमान के हैं तो द्रव्यमान पर जो होता है इसमें जो होता है कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तब पृथ्वी पर दोनों जो है एक ही साथ पहुंचेगा, तो द्रव्यमान पर कोई प्रभाव नहीं, लेकिन भार की चर्चा करेगा ना तो उस पर जो है प्रभाव पड़ेगा। तो याद रखना है। गुरुत्वाकर्षण एवं गुरुत्व के उदाहरण है। देखिए गुरुत्वाकर्षण एवं गुरुत्व के उदाहरण हम लोग समझ लेते हैं। सूर्य एवं चंद्र ग्रहों के गुरुत्वाकर्षण के कारण सभी ग्रह अपना वृत्ताकार या निश्चित कक्षा में जो है परिक्रमा कर रहा है। और उसके बाद 2 नंबर में दिया गया है, पृथ्वी एवं चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण जो अपना जो है पृथ्वी की परिक्रमा कौन कर रहा है, चंद्रमा अपना परिक्रमा करते रहता है। उसके बाद आगे दिया गया है, सूर्य चंद्रमा पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण अंतरक्रिया के कारण जो है पृथ्वी पर स्थित समुद्र में ज्वार भाटा उत्पन्न होता है, याद रखना है। लेकिन मेन रूप से याद रखना है चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण जो होता है ज्वार भाटा जो होता है उत्पन्न होते रहता है। तो आप लोग जो है बहुत अच्छा से आप लोग जो है समझ गए होंगे। तो आप लोग को जो है समझ में आता होगा तो वीडियो के कृपया जो है सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों के साथ शेयर करें।